हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में यूपीटेट 2015 के पेपर को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम केवल बाल विकास पार्ट को ही कवर करेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकती है या कहलाती है। ए नामित मापनी, बी क्रम सूचक मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुपात मापनी। मानव के व्यक्तित्व के मापन के हेतु आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि व मनोविश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। और यह जो आप देख रहे हैं अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकती है, वो अनुपात मापनी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न आपके सामने, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण खाली जगह में होता है। इदम, अहम, पराहम, परिस्थितियों। यानी कि फ्राइड ने तीन जो है वो दिए थे, इदम, अहम, पराहम। लेकिन जो मूल्यों का आंतरिकरण है वह होता है पराहम में। किसमें होता है? पराहम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यवहारवादी खाली जगह ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दें, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। यानी व्यवहारवादी एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये कहा कि नवजात शिशु आप हमें देंगे तो मैं अपनी इच्छा अनुसार मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। तो इसमें ऑप्शन ए फ्रीमैन, बी न्यूमैन, सी वाटसन, डी कोहलिंजर, होलिंजर, सॉरी ये होलिंजर है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो वाटसन थे। कौन थे वो? वाटसन थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान आकर्षित होने में खाली जगह की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, सी उद्दीपन की विश्वसनीयता, डी उद्दीपन की सक्रियता। तो यहाँ आप देख रहे हैं ध्यान आकर्षित करने में उद्दीपन की तीव्रता प्रमुख भूमिका होती है। अगला प्रश्न आपके लिए, खाली जगह छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अब ऐसी क्या चीज़ है जो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? वो होती है आपकी, यहाँ दिया है पहला ऑप्शन शिक्षण, बी सहानुभूति, सी समदृष्टि, डी प्रेरणा। तो यह ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रेरणा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार इसमें आप देखेंगे चारों में कौन सा सही है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है आपका वो ये है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। विस्मरण मान ले भूलना, और यानी कि दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर देना भूलना ही कहलाएगा। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? SOR थ्योरी किसने दी थी? ए वाटसन, बी कोप्पा, सी कोहलर, डी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा, वुडवर्थ ने दिया था। यहाँ कोई ऑप्शन तो नहीं दिया है चारों में। तो ये आपका जो एग्जाम हुआ था वहाँ ये स्टार में दिया गया था, इसका कॉमन अंक सबको मिला था। तो ये जो है ऐसा SOR थ्योरी जो दी थी वो वुडवर्थ ने दी थी। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। तो ध्यान को जो केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है वो है आपकी रुचि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। सीखने का पठार तो आप जानते हैं, उसमें सीखने की कोई वृद्धि नहीं होती है। इस तरह से वो जो है होता है, यहाँ जाकर ये पठार रूप में बन जाता है। ये सीखने का पठार होता है, यहाँ सीखने में कोई वृद्धि न हो। तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया गलत। सीखने की विधियों से कोई संबंध नहीं है इसका। ये एक ज्ञान
दूसरे परिस्थिति में उपयोग हो रहा है, यानी उसका स्थानांतरण हो रहा है ज्ञान का, तो आप यहाँ ऑप्शन बी सही करेंगे, सीखने में स्थानांतरण। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो स्मृति कहलाएगा, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, सीखना कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? स्तंभाकृति, आकृति बहुभुज, संचयी आवृत्ति, रेखा चित्र। तो यहाँ जो है इन्होंने कहा आवृत्तियों को स्तंभ के द्वारा जो दिया जाता है, तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्तंभाकृति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है, किशोरावस्था। विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, किशोरावस्था में होता है। और यहाँ ये भी बात है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानव में 80% बुद्धि वंशानुगत प्राप्त होती है, और जबकि 20% बुद्धि अपने अर्जित प्रयासों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आपके सामने। इससे पहले हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं कि हमने यूपी टेट के जितने भी पेपर हैं उन सब का सॉल्यूशन हम धीमे धीमे कर रहे हैं, और अभी तक हमने गणित और पर्यावरण का हमने पूरा पार्ट कवर कर लिया है। 2011 से लेकर के 2021 तक का जितना एग्जाम हुआ है उसका हमने गणित और पर्यावरण पूरा कर लिया है। और ये चल रहा है आपका बाल विकास का पार्ट चल रहा है, ये 2015 और उसके बाद जितना भी है वो हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद शेष जो रह गया उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। किस पर होता है? मूल प्रवृत्ति पर। अगला प्रश्न आपके सामने, अंतर्दृष्टि यानी सूझ का सिद्धांत जो है द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने अपना प्रयोग किया था। कोहलर ने प्रयोग किस पे किया था? वनमानुषों पे किया था, और इन्होंने जिस वनमानुष पे प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खाली जगह में भी उच्च होंगे। तो यहाँ दिया है ऑप्शन ए सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने अथवा अच्छे अंक प्राप्त करने में भी उच्च होंगे। तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाता है ए, जो आपके उच्च बुद्धि लब्धि वाले होते हैं उन्हीं के अंदर जरूरी नहीं कि सृजनशीलता उच्च हो। बाद बाकी उच्च बुद्धि वाले अध्ययन में उच्च होते हैं, विश्लेषण में उच्च होते हैं, अच्छे अंक भी प्राप्त करते हैं, लेकिन सृजनशीलता उच्च नहीं हो सकती, ये जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, अधिगम में खाली जगह ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में खाली जगह ने प्रभाव का नियम किसने दिया था? अधिगम में देखो एक थॉर्नडाइक थे, उन्होंने जो है 3 नियम दिए थे, एक प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो यहाँ उन्होंने प्रभाव के नियम की बात की है, तो कौन थे? वो थॉर्नडाइक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए थे। ये आपके लिए प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन में नहीं किया जाता है? प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, तार्किक विधि का प्रयोग बुद्धि मापन में या स्मृति मापन पर नहीं किया जाता है। 18वां प्रश्न आपके सामने, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमंडर के द्वारा, होल्ट्जमैन के द्वारा, मुर्रे या मरे के द्वारा, बेलक के द्वारा। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, मुर्रे या मरे नाम से जो ऑप्शन आपको दिया उस पर आप टिक कर देंगे। TAT का विकास इनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किस जगह में है? विषय केंद्रित शिक्षा में, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में, क्रिया केंद्रित शिक्षा में या बाल केंद्रित शिक्षा में। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा में बड़ा योगदान है मनोविज्ञान शिक्षा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा
वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। वृद्धि और विकास से संबंधित कौन सा नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, ये तो संबंधित है। वर्गीकरण का सिद्धांत, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी संबंधित नहीं है। बाद बाकी ये तीनों आपके वृद्धि और विकास से सिद्धांतों से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ए प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, सी तत्परता का नियम, डी साहचर्य का नियम। तो यहां आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी तत्परता का नियम, ये पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहां पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। तो यहां आप देख रहे होंगे पहला दिया सामान्यीकरण, दूसरा विभेदीकरण, सी प्रत्यक्षीकरण, डी पृथक्करण। तो यहां आपका सही आंसर हो जाएगा सी प्रत्यक्षीकरण। अब आपसे पूछा संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है प्रत्यक्षीकरण, तो द्वितीय कौन सा होगा? तो आप यहां बताएंगे विभेदीकरण। दूसरा, ये तो पहला हो गया विभेदीकरण, दूसरा हो गया, तीसरा होता है पृथक्कीकरण और चौथा होता है सामान्यीकरण। यानी कि आपका ये पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये आएगा। ये क्रम हो गया। कहीं भी आपसे पूछ सकता है, यहाँ इन्होंने प्रथम सोपान पूछा, द्वितीय पूछ ले, तृतीय पूछ ले, चतुर्थ पूछ ले, तो याद रखेंगे पहले प्रत्यक्षीकरण आता है, फिर विभेदीकरण आता है, फिर पृथक्करण आता है, फिर सामान्यीकरण आता है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमैन के द्वारा, बंडूरा के द्वारा, थांडाइक के द्वारा, कोहलर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहां देख रहे होंगे आप बी बंडूरा के द्वारा प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रत्यय दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, उदाहरण है निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण। ये क्रम दिया हुआ है, किस विधि के सोपान है ये? उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण। तो देखिए जिसमें पहले उदाहरण आते हैं वो आगमन विधि होती है, ये आप याद कर लीजिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण आते हैं, फिर निरीक्षण, फिर विश्लेषण, फिर वर्गीकरण, फिर नियमीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवधान के अंतर्गत अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु प्रविधि, या प्रकाश, ध्वनि, गंध, या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक जो हैं वो रुचि है, लक्ष्य है, अभिवृत्ति है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है यहां पर। अगला प्रश्न आपके सामने, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन ए केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, अथवा गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो आप जानते हैं बाल जो मनोविज्ञान है ये गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन कराती है। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो आपका वो कहलाता है डाउन सिंड्रोम। सामान्य जो बच्चा होता है उसके अंदर गुणसूत्र जो होते हैं आपके वो 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं, और 46 क्रोमोसोम होते हैं आपके सामान्य बच्चे में, और जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें आपका होता है 47। कितने होते हैं? 47। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी पारंपरिक अवस्था, सी
पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूर्व पारंपरिक अवस्था कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा? पूर्व पारंपरिक अवस्था द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अब देखिए, ये जो बच्चे का जन्म होता है उसके पहले जो है जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में उन्होंने ये क्रिया दी गई है। तो सबसे पहले आता है आपका अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से युग्म जन्म होता है, और उसके बाद फिर जो है बच्चे की संरचना होती है, उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं उसे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है अंडाणु और शुक्राणु, ये बात सही है। अंडाणु और शुक्राणु इनका पहले क्रिया होगी, उसके बाद इन दोनों की क्रिया से युग्मनज उत्पन्न होता है, इसके द्वारा फिर ब्लास्टोसिस्ट होता है। ये आपकी क्रिया सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा डी। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ए क्रेचनर, बी युंग, सी शेल्डन, डी स्प्रेंजर। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, युंग। अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग के द्वारा दिया गया था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और पुराने पेपर्स के माध्यम से आप अपनी स्टडी अच्छी करना चाहते हैं यूपी टेट के लिए, तो आप हमारे चैनल पर जाके पूरे पुराने पेपर्स का सॉल्यूशन देख सकते हैं। हम विषय वाइज लेके चल रहे हैं। हमने गणित का पूरा कर लिया है, पर्यावरण का पूरा कर लिया है, अब हम चल रहे हैं बाल मनोविज्ञान पर। तो ये भी आपका कुछ दिनों बाद कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अन्य विषय को लेकर के आएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी अपने पुराने पेपर्स पढ़ के स्टडी को अच्छा बना सकें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।